अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में सामीन आप हमारा ये शो हर जुम्मे को सुनते हैं 10 बजे से 12 बजे तक हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से। सामीन, जैसे आप जानते हैं कि हम अपने शो में डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और आपकी सेहत जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस वक्त, उसके लिए हम सब जवाब करते हैं। आप भी हमेशा की तरह हमारे शो में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सामीन, शो शुरू होने से पहले मैं चंद मिनट एक नए जो वायरस इस वक्त कोरोना वायरस का एक नया वायरस आया उस पर लेना चाहूँगी। और दुनिया भर के जैसे बेशतर ममालिक में ये आलमी वबा कोरोना वायरस की एक नई इकसाम ओमैक्रॉन के मुताबिक बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जो यकीनन बहुत ख़तरनाक करार दिए जा रहे हैं। सामीन, कोरोना की नई इकसाम को ओमैक्रॉन का नाम दिया गया और यकीनन ये कहा गया है कि ये इकसाम साइंसदान का कहना है कि ये किस्म और भी ज़्यादा ख़तरनाक है और इस पर बहुत 50 से ज़्यादा तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं। सामीन, हमेशा की तरह मैं सिर्फ इसलिए ये बात मैं शो के स्टार्ट में आपसे कह रही हूँ कि यकीनन हमारे मुल्क में कोविड के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत है इस बात की कि आने वाला जो नया वेरिएंट है उससे हमें कैसे बचना है। बचने के लिए तरीका हमेशा आपको पता है, आपने यकीनन मास्क पहनना है, समाजी फासलों का ख्याल रखना है, ठीक है, और बार बार अपने हाथों को धोते रहना है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपने ख्याल रखना है, चाहे कोई भी वेरिएंट इस वक्त कोविड-19 का आ जाए, आप उससे हमेशा बचे रह सकते हैं। सामीन, शो के इस दूसरे घंटे में हम बात करेंगे ओरल कैंसर, ट्रॉमा और कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के बारे में। ये ओरल कैंसर से क्या मुराद है ये भी हम आप थोड़ी देर में आप जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बताती चलूँ कि अगर हम 2020 की बात करते हैं तो तकरीबन 19 मिलियन दांतों के हवाले से बात किए जाए तो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कि बहुत कम हो गए, क्योंकि कोविड-19 में डेंटल हेल्थ के ऊपर शायद उस पर इतना काम नहीं किया गया। अब जब कोविड के केसेस ख़त्म हो चुके हैं तो हमें इस पर दोबारा ये चेक करने की ज़रूरत है कि हमारे मुंह की सेहत इस वक्त कैसी है। और यकीनन मुंह हमारे जिस्म का वो वाहिद एंट्री पॉइंट है जिससे हम जरासीम और वायरसेस को अंदर लेके जाने के तमाम खदशात मौजूद होते हैं। यकीनन सेहतमंद मुंह ना कि आपको अच्छी अल्फाज बोलने में मदद देता है, बल्कि अच्छी मुस्कुराहट, जायका, आपको चबाने निगलने में तमाम चीज़ों में मदद देता है। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तौकीरुल इस्लाम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंटल ऑफ डेंटल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ ज़ाहिर है हम आज जिस मेन चीज़ पे बात करना चाहेंगे वो ओरल कैंसर के बारे में। तो अगर हम माउथ कैंसर या ओरल कैंसर के बारे में बात करते हैं तो ये क्या चीज़ है और हमारे मुंह से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जिसमें ये हो सकता है? ओरल कैंसर आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान में इट्स एट अ रैम्पेंट फेज। कहते हैं कि जी लंग कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा, ब्रेस्ट कैंसर के बाद हमारा ओरल कैंसर इज मोस्ट अफेक्टेड पार्ट normally, basically, and I personally believe कि it is far ahead than the lung cancers. Because पहले तो ये 40 साल 50 साल की उम्र में बंदों को मिलता था, अब तो हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं they are coming at the age of 18 and 20, 25, so young. And the major cause in our society is the use of gutkhas, pan, chalias, naswar, added over with the consumption of alcohol and cigarettes. वो जो जिसे कहते हैं ना, डबल एक्शन ब्राइट हो जाता है अगर आप अभी ये ऊपर से ये भी पी रहे होते हैं। तो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड इन आवर सोसाइटी। गुटखा पान चालिया राइट फ्रॉम द एज ऑफ 5 or 3 or 4 years। और सबसे पहले जो सबसे प्रॉब्लम खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि बिकॉज ऑफ गुटखा एंड चालियाज आपका मुंह जो है ना बंद होना शुरू हो जाता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाती है, इट्स अ प्री कैंसर स्टेज। जिसको एक दफ़ा वो सबसे उसके बाद उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो पेशेंट होता है उसका मुंह बंद होना शुरू हो जाता है, ही इज नॉट एबल टू ईट, बर्निंग सेंसेशंस शुरू हो जाती है मुकोजा में, एंड मैलन्यूट्रिशन हो जाती है और उसके अपने इफेक्ट शुरू हो जाते हैं और फिर ऐसा ऐसा पेशेंट इज डिप्लीटेड पता चलता है। एंड मोस्ट कॉमनली इन माय एक्सपीरियंस जिसको एक दफ़ा सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाए 60-70% चांसेस होते हैं डाउन द रोड 10 to 15 years में उसको कैंसर होता है। So one has to be very careful with these things. और आजकल के तो हमारे दौर में ये जो गुटखा छाले तो एक फैशन सा बन गया, मुंह में लोगों के गालों में हर वक्त यहाँ पर भरा रहता है। चाहे हम
اور اس کے اوپر سگریٹ بھی پی رہے ہیں اور اس کے بالکل. اوپر ماشاء اور اللہ ڈاکٹر صاحب مطلب میں اس وقت یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارا وہ طبقہ جو کہ جن کو ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی نہیں ہے وہ تو یقیناً اس چیز کا استعمال کریں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آفیسز میں اچھی بڑی بڑی نیشنل کمپنیز میں لوگ گٹکا اور چھالیاں کا استعمال کرتے ہیں جی جی بالکل اور ان کے منہ میں سارا دن گٹکا بھرا رہتا. بالکل. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا یہ جو اورل کینسرز ہوتے ہیں یہ آپ کے مطلب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں جیسے اپنے منہ کا صحت کا خیال رکھنا ہے؟ آپ اسموکنگ کرتے ہیں، آپ ٹبیکو لیتے ہیں، ظاہر ہے یقیناً اور فیملی ہسٹری بھی ہے کینسر کی، ایکسیسو اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں تو ہم ان کو روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اورل کینسر ہو رہا ہے؟ کیا ایسے ہاں جی سمٹمس نظر آتے ہیں جن کو ہمیں فوراً دیکھنے کی ضرورت ہے؟ جی ایک تو میں نے بتایا نا سب کو وائٹ پیچز آ جاتے ہیں، منہ ایسے سب بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ون آف دی پری ارلی اسٹیجز ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ چونکہ پان گٹکا چالیا کے اندر وہ ایسے مٹیریلز ہوتی ہیں ایسے ہیں، اور پھر وہ چونا کتھا جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اینڈ دیٹ کازز سم السریشنز ان دی میکوزا اینڈ اس میں سے پھر وہ ورکولس گروتھ یعنی سیسائل گروتھ ہو جاتی ہے، اور یہ ایک السر ہوتا ہے ان ہیلڈ السر جسے کہتے ہیں. وہ اگر آپ کو نظر آ جائے اور انیشلی وہیں سے شروع ہوتا ہے، اٹس آلویز پین لیس، مائنڈ یو انیشلی اٹ از آلویز پین لیس. بندہ سمجھتا ہے یار یہ پین لیس ہے، کچھ نہیں ہے. تو بڑا آسان طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ پین مینس لائف. پینز مین لائف. بالکل. So there is no pain, then that is more difficult. That is something you are landing into a soup. بالکل. اور ویسے So one should be very careful in seeing this. کہ there is an ulcer which is not healing in 14 days, even after آپ وہ سب چیزیں بند بھی کر دیں. تو one should very early، جتنا as early as possible آپ جائیں گے تو جتنی myths ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، بٹ اس کی ڈائگنوسس اور اس کی ٹریٹمنٹ جتنی ارلی ہوگی اتنی چانسز آف سروائیول از فار بیٹر، بیکاز اٹ اسپریڈس ناٹ اونلی ان دی اورل کیوٹی اینڈ بٹ یہ اٹ گوز انٹو دی نیک آلسو. اس میں یوزلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہیڈ اینڈ نیک کے اندر یہ ہیڈ اینڈ نیک کینسر میں آتے ہیں اور یہ نیک میں چلا جاتا ہے. پھر کبھی کبھی وہ جو اوپر کے ہوتے ہیں پھر وہ چلا جائے اوپر جا رہا ہے، پورا آدھا چہرہ آدھی ہڈی ایک سائڈ کی جا رہی ہے. سم ٹائمز میجورٹی آف دا پیپل صرف اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہیں جی ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ مائنڈ کہ آپ ہیموپیتھ پہ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں حکیموں کے پاس، بٹ وہ جب واپس کب بھیجتے ہیں کہ جب وہ اٹ از ان دی اسٹیج 4 اور وہ پتہ چلے گا نا وہ چیک کے ساتھ لگ گیا، پھر آپ کو پوری آدھا چہرہ کاٹنا پڑتا ہے، سب کچھ نکالنا پڑتا ہے اور ساتھ میں ہڈی بھی نکالنی پڑتی ہے. تو وہ پھر ایک کیس جو 2-2.5 گھنٹے میں ہوتا ہے وہ پھر 8-10 گھنٹے میں، اس میں پلاسٹک سرجری بھی انوالو ہو جاتی ہے، سب کچھ انوالو ہوتا ہے. بالکل بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے جس کے اندر یہ چیزیں ہم نے ایڈیشنلی ایڈ کر لی ہیں، جس میں ہم اپنے منہ کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے بالکل بھی. چھالیاں گٹکا سارا دن منہ میں پڑی ہوئی ہے. بالکل. ہاں دس از ہم کیوں ہے اس طرح کے، ہمارے بیہیویئرز کیوں ہیں اس طرح ہمارے ملک میں لوگوں کے؟ Actually, I think the problem starts right from the childhood, school going. بچوں کے اسکولوں میں بھی کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ یار آپ نے نہ کوئی اس کی طرف ذہن دیتا ہے، نہ کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ برشنگ کیسے کرنی ہے. بالکل. کتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز. اور سب سے امپورٹنٹ اور اٹ اسٹارٹس رائٹ فرام دی ٹوٹلر ایج، یو سی، کہ بچہ جب گود میں بھی ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کو یہاں پر ہم روک رہے ہیں، چھوٹا سا ٹائم چیک ہے کیونکہ گھڑی نہیں روکے گی، ہمیں روکنا ضروری ہے. تو سامعین واپس آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہیے. 11:15 a.m. This time check is brought to you by امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر توقیر الاسلام، ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹل آف ڈینٹل میکسیلو فیشیل سرجری، اور آج ہم اورل کینسرز پہ بات کریں، ٹراما اینڈ کنجنائٹل ڈیفیکٹس کے اوپر بھی بات کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب جب ہمیں اورل کینسر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس کوئی بھی مریض آتا ہے تو
اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں؟ مگر میں اس سے پہلے والی جو بات کرتا ہوں دیٹ جی از ویری امپورٹنٹ کہ وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہماری ڈینٹل کا ہیلتھ کا. جی وہ جو ٹوڈلرز ایج میں جی کیا ہوتا ہے بالکل بالکل ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو منہ میں فیڈر دے دیا جاتا ہے سونے کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ جو بریسٹ فیڈنگ ہے اس کا بھی بہت کم ہو گیا رجحان. بالکل تو اپنی سہولت کی خاطر آپ نے بچے کے منہ میں دے دیا فیڈر. فیڈر اس فیڈر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ریمپنٹ کیریز ہو جاتے ہیں. وہ جو آپ صفائی تو کرتے نہیں بچوں کی, دانتوں کی صفائی ہوتی نہیں ہے, تو وہ سارے دانتوں میں کیڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ایٹ دی ایج آف 2 یا 3 سال کی عمر میں دانت سارے ختم. بالکل صحیح جو کہہ جس رہے کو ہیں. ہم جو 7 سال میں ہمیں نکلنی ہے. یس جو بالکل. بچپنے کے دانت ہوتے ہیں جس کو ہم ڈیسیڈیس ٹیتھ کہتے ہیں وہ آپ کو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹ کازز اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں ہمارے فیشیل شیپ چینج ہونی شروع ہو گئی ہے, منہ چھوٹے ہونے لگ گئے ہیں. یہ true. تو یہ سب ان چیزیں باتوں پہ ایک شخص سٹارٹ, سوچتے یہ بھی کوئی نہیں نہیں ہیں. بتاتا, یہ کوئی نہیں. اور یہ اسکولس میں ہونے چاہیے, اس کی بار بار ان کی بتانا چاہیے. برشنگ میتھڈ ہونے, بعض دفعہ پیشنٹ 50 سال کی عمر میں یار آج پہلی دفعہ دانتوں والوں کے پاس آئے ہیں. دیٹ از ناٹ, اس میں لوگ فخر کی بات نہیں ہے. آپ یورپ میں جائیں, کہیں بھی جائیں پڑھے لکھا معاشرہ ہے, پیپل دے گو ایٹ ایوری 6 months چیک اپ ہوتا ہے. اچھا یہی چیک اپ اگر ہوتا رہے تو ہم لوگوں کو بتا بھی دیں یار پلیز اسٹاپ دس. بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جس کو لیکوپلیک کے ہوتے ہیں, ارلی اسٹیجز ہوتے ہیں, چینجز ان دی میکوزا میں آ رہی ہوتی ہیں کہ یار سگریٹ اسموکنگ والے پیشنٹس, الکوہل والے پیشنٹس, کہ یار یہ تمہارا وائٹنس ہو رہی ہے جو رب نہیں ہو رہا, اس کو چھوڑ دو. سو دیز آر دا تھنگس وچ از ویری امپورٹنٹ. بالکل یہ بیسک ٹپس ہیں کہ ہم نے اپنے منہ کا Yes. کیسے خیال رکھنا ہے. بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمارے پاس, ہمارے منہ سے اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے, بیڈ بریتھ بھی ہوتی ہے, لیکن ہم لوگوں کو شاید پتہ نہیں چلتا یہ تمام چیزیں. ہاں جی بالکل, اس کے لیے وہ گمس کا سب سے بڑا پرابلم ہے, گمس خراب ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل گمس اور خراب پھر ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا منہ, آپ نے جو پہلے بات کی تھی جو اورل کیوٹی ہے, وہ انٹرنس پوائنٹ ہے ناٹ اونلی ٹو وائرسز, آل دا ڈیزیزز آف دی. بالکل بہت جتنی بھی ہیومن باڈی کی جو ڈیزیزز ہیں ہم منہ سے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پرابلم کھڑا ہو رہا ہے. ویری ٹرو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ اتنی لازمی ہے کہ آپ کو اپنا چیک اپ لازمی کرانا چاہیے. اب ڈائبٹیز ہے فار ایگزامپل, ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہمارے گمس بڑے جلدی خراب ہونا شروع ہوتے ہیں, گمس سویل کر جاتے ہیں, بون لاس ہو جاتی ہے دانتوں کے اندر, بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ اس طرح وٹامنس کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں, بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جو ہم کو پتہ چل جاتے ہیں یار اس کو یہ ہے, اس کو پگمنٹیشنز ہو جاتی ہیں, وہ دیٹ سگنیفائز کہ کون سی بیماری چل رہی ہے آپ کو. تو یہ ارلی سائنز ہیں, اگر آپ دکھاتے رہیں گے, اور یہ ہیبٹس جو ہیں سب سے امپورٹنٹ ہمارے یہاں جو جس نے مار دی ہے وہ یہ ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب ہم دانتوں کے حوالے سے اگر بات کریں, شاید ہم دوسرے ڈاکٹر دوسرے شعبوں میں تو پھر بھی چلے جاتے ہیں, لیکن ہم کبھی نا دانت میں جب تک درد نہ ہو جائے, کیوٹی نہ ہو جائے, بیڑا غرق نہ ہو جائے نا, تب تک ہم ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے. اس لیے کہ لوگوں کا کنسیپٹ یہی ہے کہ دانتوں سے مرتا نہیں نا کوئی. کبھی یہ بھی دکھانا چاہیے کہ جی ڈاکٹر صاحب ذرا ہمارا منہ تو چیک کریں, ہماری ہر چیز اندر کی صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. اور مرضی کی بات یہ کہ ہمارے یہاں ابھی تک وہی ہے کہ جو ڈینٹل سرجنز نہیں ہے وہ بھی دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی ہم اورل کینسر کی جب بات کریں تو میں ٹریٹمنٹ, ایک پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے تو کس قسم کے ٹریٹمنٹ پھر ان کو کیے جاتے ہیں, کیا اسٹیجز ہوتی ہیں, کس طرح اس پیشنٹ کو دیکھا جاتا ہے. ایک کال لے لیں ڈاکٹر صاحب. ایک جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں محمد عظیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. باجی دراصل ویڈنسڈے والے شو میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, تو کانٹیکٹ ڈیٹیلس میں نے آپ کو SMS کر دی تھی, آپ کو مل گئی تھی؟ جی بالکل, اور میں نے آگے برانڈ کو بھی دے دی ہے. عظیم کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میں تھوڑی دیر بعد میں آپ کو میسج کرتا ہوں. بہت شکریہ باجی. تھینک یو. تھینک یو. اللہ. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں ایکچولی اس کے 3 موڈیلٹیز ہوتی ہیں ٹریٹمنٹ کے. ایک ہوتی ہے سرجری, ایک ہوتی ہے ریڈیشن, اینڈ تھرڈ از کیمو تھراپی ڈرگس کے ساتھ. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اسٹیجز کون سی ہے, بٹ ان میجر آف دا کیسز, میجر آف دا ٹائم سرجری سے ہم اس کو جتنا جلدی, جتنا بہتر اور جتنا ارلی اس کو نکال سکتے ہیں پورا نکال دیں. پھر اس کے بعد جو اس کی رپورٹ آتی ہے اس پہ ایویلیوشن ہوتی ہے کہ اس کی ریڈیشن ہونی چاہیے یا کیمو تھراپی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی ہے. تو یہ 3 موڈیلٹیز ہیں. سرجری کیسی ہے, سرجری میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. نیک کو بھی ہم کو اس کا دیکھنا پڑتا ہے تاکہ کیونکہ وہ جو پھیلتا ہے وہ نیک کے تھرو بھی پھیلتا ہے, پرائمری سائڈ سے بھی پھیل رہا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, فرسٹ 3 years after surgery is very very important.
एंड उसमें there's a lot of risk of having वापस से अगेन एंड प्राइमरी सेकंड प्राइमरी वापस से कहीं से हो जाए, क्योंकि मुंह तो एक ही है, मुंह तो एक ही होती है, उसी में सब जो भी लवाब है वो अंदर ही घूम रहा है। तो आज लेफ्ट साइड पे तो कल राइट साइड भी नजर आ सकता है। तो वो ये सब चीजें हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ओरल कैंसर की बात करते हैं, हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, ट्रॉमा के भी ऊपर बात करेंगे। ट्रॉमा में बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं जो हमारे चेहरे से रिलेटेड है। इससे पहले मैं चाहूँगी ओरल कैंसर को हम एक दफ़ा थोड़ा-सा, क्योंकि ये बड़ा ऐसा मसला है जो हमारी आबादी में हर दिन बढ़ता जा रहा है, यकीनन पूरी दुनिया में भी ये बहुत सीरियस मसला है। अच्छा, इसमें क्या मर्द हज़रात ज़्यादा देखे गए हैं इस बीमारी के अंदर? शुरू परसेंटेज में अगर बात करें। आज से 10-12 साल पहले ये मर्द ज्यादा थे, बट आई थिंक अब तो रेशो इक्वल तकरीबन इक्वल होता चला जा रहा है। बट अभी भी स्लाइटली मर्द ज्यादा, क्योंकि उनके पास वो अभी भी वो बहुत ज्यादा जो है वो गुटखा पान छाले मुंह में लेके सोते हैं, बट इट्स रियली वेरी नीट, सो जाते हैं खाने खा के ही सो जाते हैं, तो नहीं मुंह कैसे में सोते होता सो भी जाते हैं। नस्वार है ऊपर से। हाँ, अब वो ये सब चीजें वो उन लोगों में भी, औरतों में भी हैं कि जो सिगरेट भी पी रही हैं और जो कंजम्पशंस बीड़ी भी और है। उसका हाँ, तो इस्तेमाल। उसमें हमारे स्पेशली हमारे बलूचिस्तान के एरिया से उन वहाँ पे ये बहुत कॉमन है गुटखा पान छालिया भी। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसको ओवरऑल अगर हम एज अ गवर्नमेंट लेवल पे भी बात करते हैं तो इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं? आपके पास हर दिन कितने पेशेंट आते हैं, तो आपको कभी नहीं लगता कि शायद हमें इस पे थोड़ा काम करने की जरूरत है? अह, देखिए जी, गवर्नमेंट ने तो रूल लॉ बनाया हुआ है कि जी गुटखा पान छालिया जो है ना वो बैंड है, बैन ये मिलता हर जगह है। वो मिलता माशाल्लाह हर जगह। हाँ, अब वो आपको ही पता है, तो अब बिल्कुल इस पे क्या बोले किसी को, सही बस सिर्फ बात, अफसोस ही हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रॉमा से क्या मुराद है? ट्रॉमा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अगर हम उसको डिटेल में थोड़ा बात हाँ, करें सामने के लिए? ट्रॉमा, ब्लंट ट्रॉमा भी होता है किसी को, स्पोर्ट्स ट्रॉमा भी होता है, चोट लग गई मुंह में, हाँ, सिर्फ माइनस की है कि जहाँ कोई दांत हिल गए, दांत टूट गया, और वहाँ से लेके हड्डी टूट गई, और एक्सीडेंट्स हो गए। कॉमनली हमारे यहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, और हेलमेट नहीं पहनते, तो और कॉमनली हमारे पास मेरे पास आते हैं केसेस, मेजॉरिटी हमारे पास केसेस आती है विद द ट्रॉमा विद द टू द ब्रेन, एंड ब्रेन के साथ हमारा फेस का फ्रैक्चर्स, ठीक है। और उसमें एक मैंडिबल फ्रैक्चर है, पूरा ये फेस का आंखों की एरिया की जो हड्डी है वो उड़ जाती है, तो पता चला जनाब वो आंखें जो हैं, क्योंकि हड्डी नहीं है, फैट सारी निकल गई, वॉल्यूम बढ़ गया, तो वो आंख जो पीछे चली जाती है, तो फिर उसकी पूरी रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, उसको आगे लाना पड़ता है, एनऑप्थेल्मस को ठीक करना पड़ता है। फिर ये सारी चीज़ें, कभी इतनी हड्डी चिकनाचूर हो जाती है कि प्राइमरी उसको तो कर देते हैं, फिर बाद में सेकेंडरी ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, बिल्कुल तो इट टेक्स टाइम, इट इज एंड समटाइम एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम it is with in association with neurosurgery बिल्कुल। and with orthopedics, ऑफ कोर्स उसके अंदर दो क्योंकि तीन हाँ चीज़ें। तो अच्छा वो डॉक्टर साहब, ये ट्रॉमा को कैसे रोक सकते हैं? एक्चुअली दो तीन चीज़ें होती हैं। जब आपका एक्सीडेंट होता है तो एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट प्लेस जो जगह है, ठीक है, तो ट्रॉमा को आप कैसे वो कर सकते हैं कि ट्रॉमा को हम रोक कैसे सकते हैं? और अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो एट द टाइम ऑफ जब एक्सीडेंट होता है तो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए? समटाइम ऐसा होता है कि मरीज़ को उठाकर इस तरह शिफ्ट किया जाता है कि और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती हैं। देखिए, वो तो जो ट्रॉमा के जो बेसिक जो एटीएलएस सिस्टम है, वो तो हर चीज़ पे वही लागू होता है कि जी आपको उसका सर्वाइकल स्पाइन को चेक करना है, उसकी ब्लीडिंग देखनी है, आपने उसका हेमरेज देखना है, आपने उसकी एयरवे को मेंटेन करना है, जो भी मुंह के अंदर टूटता है तो उसको बाहर निकाल के उसके एयरवे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी एयरवे हो, कंट्रोल हो, उसकी ब्रीदिंग सही चल रही हो, उसकी हेमरेज है उसको कंट्रोल करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रोड ट्रैफिक में कि वो उसका सर्वाइकल स्पाइन कैसा है। ऐसा ना हो सर्वाइकल स्पाइन अगर फ्रैक्चर है और आपने उसको मैन हैंडल किया है तो वो उसको कहीं पैराप्लेजिया ही ना हो जाए। तो ऑल दीज थिंग जो एक प्रोटोकॉल्स हैं, वो तो सब जो ट्रॉमा के प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो नीरो के हो, हमारे हों या नीचे, सब कंबाइंड हो, उसका प्रोटोकॉल एक ही है। आपने वो सारा ट्रायज जो होता है वो आपको वो ट्रायज। हाँ वो आपको वही फॉलो करना है। बट हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि द अवेयरनेस इज दैट कैट वी हैव टू प्रिवेंट, द प्रिवेंशन इज बाय वेयरिंग हेलमेट्स। हमारे यहाँ सबसे आपकी मोटर बाइक के ऊपर वो डंडे लगने चाहिए ताकि वो पूरा नहीं नीचे गिरे। इसी तरह
रैश ड्राइविंग और जो ड्राइविंग गाड़ियों की जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो स्ट्रेट शीशे पे जाके सामने का चेहरा जाके लगता है, तो सामने का जो चेहरा होता है वो पूरा अंदर दब जाता है पूरा, तो दैट एरिया बिकम्स दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ योर फेस है, वो जब अंदर पिचक जाता है तो वो बंदा बड़ा बुरा लगता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप अपनी ड्राइविंग ख्याल से करें, होश में करें, बिल्कुल होश में करें, होश सबसे में करें। इम्पोर्टेंट, और फोन का इस्तेमाल कम से कम से करें। कम द गाड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आजकल ये बहुत बड़ी हो गई है कि आप जिसको देख रहे हो फोन में बात कर रहा होता है, मैसेजेस भी कर रहे होते हैं मैसेजेस while कर रहे driving. होते हो और उनका एक हाथ से पूरा मोबाइल चल रहा होता है, Amazed. अमेज एंड पीपल आर वेरी ब्रेव। Very true. सामीन, आज हमारा आप शो सुन रहे हैं हेल्थ फॉर एवरीवन और हम ओरल हेल्थ के ऊपर बात करें। एक कॉल भी आ रही है, कॉल लेते हैं जी। हेलो, सामने अस्सलाम वालेकुम उमर, मैं मकसूद बात कर रहा हूँ। जी मकसूद साहब, कोई सवाल? अमर जी, मैं बुटीक में काम करता हूँ। कहाँ हमारे काम बुटीक करते हैं? बुटीक में? मैं बुटीक में काम करता हूँ। और ठीक है। मेरे दो दोस्त हैं ना, ठीक है, एक का नाम यूसुफ है, एक का नाम है बासित है। ठीक है। और बासित तो ऐसा है बेचारा, वो 2 रोटी तकरीबन आधा घंटा लग जाता है खाने में उसको, उसकी मुंह बिल्कुल ही बंद हो गई गिलानी खा खा के ना। ठीक है। और ये प्रोग्राम वो सुन रहा भी है। और एक यूसुफ है, वो सुबह 7 बजे से लेके आज रात में नाइट है हमारा, ठीक है। नाइट 3 बजे तक होगा। वो 3 बजे तक वो गिलानी खाते रहेगा तकरीबन 250 से 300 रुपए की गिलानी खा लेगा। 2 बाल बच्चा वाला, इतना समझाया समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब को बोली कोई एडवाइस देने उसको, गिलानी क्या अल्लाह उसको चीज भला है? करे। गिलानी क्या चीज है? गिलानी गुटखा खाता है वो, अच्छा अच्छा, बासित भी गिलानी। और यूसुफ भी। ओ अच्छा, दिस इज द ब्रांड ऑफ गुटखा। ओके, ठीक है जी। बासित का तो मुंह ही नहीं खुल रहा, उसका 2 रोटी आधा घंटे लग जाता खाने में। ठीक है जी। ये वही बात है, ये जिसको मैं अक्सर म्यूकस फाइब्रोसिस कहता हूँ, वो ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस है, ये मुंह ऐसे सब बंद होना शुरू हो जाता है। वो कह रहे हैं आधा घंटा लग Yes, जाता yes. है। It comes to any patient is hardly opening 1 millimeter, 2 millimeter mouth, and burning sensations अलग होती है malnutrition की वजह से वहाँ पे, और अदर डेफिशिएंसी, other deficiencies की वजह से mucosa और thin हो जाता है, atrophy, वो मिर्चें की चीजें खा ही नहीं सकता, and that is early sign कि मिर्चें उसको लगनी शुरू हो जाती हैं कि यार मेरा वहाँ पे मुंह बंद होना शुरू हुआ है। This is very painful, और this is one of the reason। और ये जो patients होते हैं, to be let me tell you frank, it's just matter of time, 10 years down the road, and they are very difficult to treat। मतलब और उनको ये खुद भी समझ भी नहीं आ रहा था कि इनका मुंह बंद पता हो सबको होता है क्या वजह क्या, बट वो एक नशा है ना, एक नशा है, ये नशा है, वो चीज जो है, that is one of the important things। फिर इसकी सर्जरी होती है, और हम लोग मुंह जो खोलते हैं, मुंह इतना खोलते हैं कि ये देखने के लिए मुंह खोलते हैं एक कि ताकि वो कुछ खा ले, और खुदा ना खास्ता, क्योंकि जब मुंह ही नहीं खुल रहा, हार्डली 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर है, तो हमको तो नहीं पता चलता अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। तो मुंह खोलने का मतलब ये नहीं कि ट्रीटमेंट हो गई है, बोथ इट्स ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, वो एक दफा हो गई, वो खत्म नहीं होती। उसको हम मुंह खोल के आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे, आपको एक्सरसाइजेस करनी, लकड़ी डाल के मुंह खोलते रहेंगे, और यस इसको मगर पहले सर्जरी होगी, मुंह खुलेगा, और वो सर्जरी इसलिए की जाती है, कंसेप्ट ये है कि थोड़ा सा कुछ खा ले, जान बन जाए, और खुदा ना खासा कहीं कोई म्यूकोजल चेंजेस आ रही हैं, अर्ली चेंजेस आ रही हैं, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकें और उसकी जो भी ट्रीटमेंट है वो करें। बिल्कुल सही बात है। मेरे ऑफिस में यकीनन बहुत सारे लोग ये शो सुन रहे हैं, और यकीनन आज मैं चाहूंगी कि वो थोड़े परेशान जरूर हुए। नहीं, ये मैं आपको बता दूं जी कि दिस इज अ रैम्पेंट थिंग, एंड पीपल, अफसोस है कि पढ़े लिखे लोगों में बहुत ज्यादा है, एंड पता नहीं कैसे पढ़े लिखे हैं। सही बात, आई एम वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल एक बहुत ऐसी हकीकत है जिसको हम समझना ही नहीं चाहते। सामीन, आप हमारे साथ ही रहिए, एक छोटा सा टाइम चेक है, टाइम चेक के बाद वापस आते हैं और आपके सवालात को मजीद शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। 11:30 a.m. This time check is brought to you by Tapal Family Mixture. मेरी फैमिली, मेरी स्ट्रेंथ। ये जब ब्लॉक होगा, पैलेट होगा, तो उसकी सर्जरी होती है, और किसी के दांत आगे आए हैं, पीछे गए हैं, लंबे हैं, ये संभव हुआ है, वो कुछ ही नहीं करते, और हाथ ठीक करनी है, कान ठीक करनी है, बहुत लंबा हो जाएगा।
اس میں آپ آ جائیں سیکنڈ میں آ جائیں بس یہ سرجیکل نہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے جب آپ کو فیشیل جب ہم ری جنریشن کرتے ہیں لیکن ہم لوگ کرنا چاہیے میں یہ بیوٹی والے اور وہ سارے کے سارے پلان بھی میرے کو آپ ایسا نہیں امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں سامعین آج ہم آپ کے چہرے سے ریلیٹڈ آپ کے منہ سے ریلیٹڈ تمام ان چیزوں کے اوپر بات کریں کہ آپ کس طرح اپنے پورے چہرے کی خوبصورتی کا بھی خیال کیسے رکھ سکتے ہیں، اپنی اورل ہیلتھ کا بھی کیسے خیال رکھتے ہیں، اپنے منہ کے اندر ہونے والی تمام تبدیلیوں کا، جیسے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کا ہمیشہ اس کو اگنور نہ کریں اور اس کو محسوس کرتے رہیں۔ تو اسی طرح آج ہم بات کریں گے کہ آپ کے منہ کے اندر بھی ایک دنیا ہے، یقیناً ہے نا ڈاکٹر صاحب، ہمارے بالکل منہ کے اندر بھی ایک دنیا ہے جس سے ساری چیزیں ہی اندر جانی، چاہے وہ جراثیم ہوں، وائرسز ہوں، اچھی اچھی کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یہیں سے جاتے یہیں سے اندر جاتی ہیں، بالکل دنیا کی ہر نعمت ہو، اور یقیناً یہ ہمارا منہ ہی سب کچھ ہے جس کی وجہ سے ہم ساری بیماریوں کو دعوت بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو صحت مند اور خوش مزاج بھی رکھتے ہیں۔ تو سامعین آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر توقیر الاسلام موجود ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ڈینٹل میکسیلو فیشل سرجری، لیاقت نیشنل ہاسپٹل۔ ایک کال ہے، کال پہلے لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، نسرین بات کر رہی ہوں کراچی سے، خیریت سے ہیں؟ جی نسرین۔ اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ جو دانتوں کی فلنگ ہوتی ہے، جیسے جگہ بن جاتی ہے ہم فلنگ کرواتے ہیں نا تو وہ فلنگ ختم بھی ہو جاتی ہے، ایک تو یہ اس کے بارے میں بتائیں، دوسرا کہ اگر دانت نکل جاتی ہے تو پھر اس کی جگہ گیپ آ جاتا ہے، اگر وہ نہیں لگا تو اس سے کیا اثرات پڑتا ہے باقی دانتوں پر، یہ ذرا بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، اچھا سوال ہے ان کا۔ لیکن جی فلنگ نکل جاتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے فلنگ جو ہے کتنا دان نیچے سے کتنا خراب ہے۔ موسٹ کامنلی جب فلنگ دفعہ نکل جاتی ہے تو نیچے اس کے کیڑا ہی عرف عام میں ہم کہتے ہیں نا کیریز لگی ہوتی ہے، کیڑا لگا ہوتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ نروس کے نزدیک ہوتا ہے، تو موسٹ پرابلی ہم اس کو سیف کرنا ہو، ایک دفعہ دانت میں کیڑا لگ جائے تو اس کے دو ہی ٹریٹمنٹ آپشنس ہوتے ہیں، یا تو فلنگ ہو یا ٹریٹمنٹ ہو، یا اس دانت کی دانت نکال دیا جائے۔ تو اس کا اس سٹیج کے اوپر اگر جب فلنگ نکل جاتی بھی ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ وہ واپس سے ری فلنگ ہو سکتی ہے، یا پھر ہم کو اس کی فردر مینجمنٹ ہے وہ کہ روٹ کنال کرنا پڑتا ہے۔ روٹ کنال کرنے کے بعد دانت تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، اس کو مضبوط رکھنے کے لیے اس کو کبھی بلڈ اپ کر کے شیپ دے کے پھر اس کے اوپر کراؤن چڑھاتے ہیں، کراؤننگ کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ابھی تھوڑا سا بات کر رہے تھے، ہم شو کے بیچ میں بات کر رہے تھے، جیسے ہم نے ٹراما کے اوپر تو ڈیٹیل میں بات کر لی، جیسے چہرے کی خوبصورتی کے لیے جیسے عمر کے ساتھ ساتھ جو ہمارے خواتین ہیں اسپیشلی اگر ہم ان کی بات کریں تو یقیناً وہ ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہیں۔ یہ بڑا ایک ایسا فیکٹ ہے کہ ہماری جو عورت ہے نا وہ کبھی بوڑھی نہیں ہونا چاہتی، خوبصورت اور جوان رہنا چاہتی ہے، تو یقیناً اس کے لیے ہم ڈفرینٹ پارلرز بھی جاتے ہیں، اور ایسے ایسے ٹریٹمنٹ ہے، بوٹیکس ہے، ڈفرینٹ اور ایسے ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ اب تو پارلر بھی کر رہا ہے، تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ٹریٹمنٹ کیا ہسپتال میں ہونے چاہیے یا پارلر میں ہونے چاہیے، تو کیا یہ ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں، کب کروا سکتے ہیں، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس تو نہیں ہوتے؟ دیکھیں جی، ٹو بی ویری آنیسٹ دس از ہمارے ہم لوگ بس آزاد ہو گئے 47 میں ہم نے آزادی لی اور آزاد ہو گئے۔ یہ چیزیں اسپیشلائز لوگوں کا کام ہے، اینڈ آئی ہیو سین کیسز کہ ان کے جو پرابلمس آتے ہیں، کیسے پرابلمس آتے ہیں، یہ اسپیشلائز لوگوں کا کام ہے، اسپیشلائز لوگوں کو کرنا چاہیے، جس طرح کاسمیٹک سرجنز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ہم فیشیو میگزلی سرجنز ہیں، پلاسٹک سرجنز ہیں، ہم لوگ بوٹاکس اور پی آر پیز وغیرہ بہت کرتے ہیں، اور خاص کر پی آر پی ہم لوگ تو صرف یہاں نہیں کرتے، اندر امپلانٹس کے اندر بھی جو ہم ڈالتے ہیں منہ کے اندر تو ہم لوگ پی آر پی ڈال کے کرتے ہیں، اس کی گروتھس کرتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی ہماری ہم سب کو جو ہم جب ایز اے نیشن وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، ہم لوگ سمجھنا چاہیے کہ یار کون لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں، کون لوگ ہیں جو نہیں کر سکتے۔ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ ہیز ٹو پلے دیئر رول آلسو، ان کو بھی یار تم لوگ نہیں کر سکتے یہ لوگ، بالکل اسٹرلائزیشن کیسی ہوگی وہاں پہ، کون سی چیزیں لگتی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، آپ نے بیوٹی پارلرس کا نام لیا، میں کسی کے بارے میں نہیں بات نام کرتا، ہم کسی کا ہاں نہیں کسی کے نہیں لے سکتے، بٹ آئی نو آپ کو نہیں پتا آپ کے وہاں مٹیریل کیا یوز ہو رہا ہے، آپ کی اسٹرلائزیشن کتنی ہے،
कैसी स्टरलाइजेशन हो, डेफिनेटली नोबडी हैज गॉट दैट वैक्यूम टाइप का स्टरलाइजर, तो किसी के पास नहीं होगा, वो एक गामा रख लेंगे या डेटॉल से साफ करके आपके मुंह में डाल देते हैं, बिल्कुल लगा देंगे इसी। तो दिस इज नॉट, जिनको जिनको स्टरलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं पता, वो आप आई डोंट नो, आई हैव सीन रिएक्शंस, सो प्लीज द ओनली मैसेज इज यस, गो टू स्पेशलाइज्ड पीपल जो इस पे ट्रेन है, जो जिनका पास skills है, knowledge है to do this, to handle these cases. Please don't get it done from XYZ. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, तो क्या ये ओरल कैंसर होने के चांसेस होते हैं या इसके एक पर्टिकुलर रीजन है जो आपने सब बताई? जेनेटिक्स में, यस, जेनेटिक्स में चेंजेस हैं, जेनेटिक्स इसका प्रॉब्लम है, बिल्कुल आता है, बट हमारे यहाँ अभी तक वो चल ही रहा है टू फाइंड आउट द जेनेटिक्स, कितना फैमिली में ये चलती है, जस्ट लाइक जैसा ब्रेस्ट कैंसर है वो फैमिली में भी चलता है, तो ये इस तरह नहीं है, बट हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम ये हरकतें छोड़ दें। उसके बावजूद भी बहुत लिमिटेड ये पेशेंट्स ऐसे हैं जो दोज हु डोंट स्मोक, हु डज नॉट, जो पान गुटखा नहीं खाते, उनको भी हो जाता है, बट उनकी सिवियरिटी ज़रा कम होती है, वो तो इसमें सिवियरिटी ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, बाकी में ये सवाल ऐसा है कि जो मुझे यकीनन पूछना चाहिए कि बच्चों के अंदर जब आप देखते हैं कि जब वो 7 साल की उम्र के बाद उनके दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर उनके असल दांत आ जाते हैं, तो पहले तो दांत बहुत खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल शेप में होते हैं, और फिर आने के बाद कोई दांत बड़ा, कोई टेढ़ा, ये क्या वजह होती है? मतलब खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं या कोई हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी बच्चे की होती है जिसकी वजह से हो जाते हैं? लेकिन जी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो ये चीज़ जो है ना, ये दिस इज़ वेरी मच डेवलपमेंटल, ये जो आप बात कर रही हैं ना, कि चेंज ऑफ शेप आ जाता है, ये फैमिली से आता है, ये भी फैमिली अच्छा, हाँ, फैमिली में कहीं ना कहीं किसी का दादा बाप, ये वो जीन आ गया बीच में, अच्छा जेनेटिक ये भी इसमें है। बट द प्रॉब्लम हमारे यहाँ इस वक्त जो सबसे प्रॉब्लम है वो अर्ली लॉस ऑफ योर प्राइमरी टीथ्स, जो जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, उसमें अर्ली लॉस। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़रूरी है समझने कि ये जो दूध के दांत होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दूध के दांत ऐसे होते हैं जब आप चू करते हैं तो वो जो फोर्सेस पड़ती हैं, तो वो उससे आपका जो फेशियल बोन है वो ग्रो करती है, लिटरली एंड मीडियली बोथ, ठीक है, क्योंकि जो नीचे का जो परमानेंट टीथ है उसका साइज प्राइमरी टीथ से चौड़ा और बड़ा होता है, उसके लिए वो जगह बनती है। तो वो अल्लाह ताला अगर वो जल्दी लॉस कर जाए, तो इसका भी एक अल्लाह ताला ने एक, जिस तरह प्लासेंटा और मदर का एक रिलेशन लिखा है वहाँ पे, देयर इज अ कॉर्ड, इसी तरह इस प्राइमरी टीथ और परमानेंट टीथ के दरमियान देयर इज अ कॉर्ड, गुबरनिकल कॉर्ड कहते हैं हम उसको, ठीक है, और जब उसका टाइम होता है तो वो उस कॉर्ड के तहत ऊपर आता है और वो रिजॉल्व करते हुए पोजीशन पे आ जाता है। अगर हम उस दांत को निकालते हैं प्राइमरी टीथ को, तो वो कॉर्ड गई, तो वो वहाँ पे क्या हो, वो दांत बीच में आजू बाजू के जो दांत होते हैं वो टिल्ट कर गए, गैप बंद हो गई, वो दांत टेढ़ा निकल गया, मुंह टेढ़ा हो गया, या मुंह छोटा रह गया, या निपल है, या आपने थंब सक्कर्स हैं, या आपके निपल इसकी वजह से आपके जो सामने का जो मैक्सिला है वो पॉइंटेड आउट हो गया। तो ये सब चीज़ें उस वक्त है आपको जब चेक करनी है। तो अर्ली लॉस ऑफ जो टीथ है हमारे डेसिडियस, इट शुड बी प्रिवेंटेड। एक कॉल लेते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हैदराबाद से अरशद बात कर रहा हूँ जी अर्शद अभी मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग किया तो डॉक्टर का सुना, मुझे फिर अब भी याद आया तो उसके बारे में, जैसे जो दांत या दाढ़ें निकल जाती हैं तो उसका दोबारा जो लगती हैं या लगाई जाती हैं वो सही रहती है, एक तो ये पूछना है। और दूसरा, मेरे दांत इस तरह से टूटते हैं कि ऊपर के हैं तो नीचे के नहीं है, कहीं नीचे के हैं तो ऊपर के नहीं है। अब वो एक दो दांत ही हैं जिनसे फिर वो चबाया जाता है, बहुत मुश्किल होती है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 45। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने। अब ये डिपेंड करता है कौन सी दांतें निकल गई हैं, दाढ़ें निकल गई हैं। अमूमन इसको दाढ़ों में निकालने के बाद हम डेंचर्स भी लगाते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन। आजकल जो है कॉमन है दैट इज इम्प्लांट्स लगा के हम उसको, दैट गिव्स यू। लेकिन और सब ये काफी एक्सपेंसिव एक होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना इसको, तो डेंचर्स भी हाँ फेयर एनफ, बट उस डेंचर्स का प्रॉब्लम होता है कि वो फिर आगे चल के आपके जो रिज को रिजॉल्व कर देता है, तो वो लूज होना शुरू हो जाते हैं। तो और जब बोन आपकी रिजॉल्व हो जाती है तो वो उसकी वजह से डी शेपिंग शुरू हो जाती है। डी शेपिंग शुरू हो जाती है, वेरी ट्रू।
बिल्कुल सही अब आप देखें ना जितनी भी हमारी ओल्ड हैं हाँ, जो हमारी उनके बूढ़े दांत लोग होते थोड़ी हैं सी वहाँ तो वो उनका नीचे का जो मैंडिबल है चिन्ह है वो हाँ, चिन्ह वो लंबा हो जाता है हाँ, नहीं, और फिर खाते और हुए यूं पीछे बात करते हुए बिल्कुल निकल भी आता तो यू शुड हैव अल्लाह ताला ये और जब दांत निकल जाता है और आप वहाँ पे कुछ दांत नहीं लगाते तो साइड के दांत टिल्ट कर जाते हैं ऊपर का दांत क्योंकि वो दांत अल्लाह ताला ने एक दूसरे के साथ बना के रखा होता है तो वो नीचे आ जाता है कि यार मेरा साथ वाला कहाँ चला गया सही बात है बिल्कुल अच्छा तो डॉक्टर एक और सवाल करना चाहूँगी जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बोन्स प्रॉब्लम होता है ठीक है तो मैं देखती हूँ ज़ाहिर है आसपास जो लोग होते हैं वो आपसे जब बात करते हैं तो मैं उससे एक सवाल मेरे जहन में आया कि जब आपको हड्डियों का मसला या आपको एथराइटिस है तो कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता आपकी जॉ बोन्स और ये इफेक्ट करती हैं कि कभी कभी ऐसा होता है पहले तो आप बहुत सख्त चीज़ भी मुंह से तोड़ सकते थे लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं यार अब थोड़ा ख्याल रखना चाहिए हर सख्त चीज़ नहीं खा सकते अब तो ये क्या इफेक्ट्स होते हैं कि आर्थराइटिस इफ इट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस है आर फैक्टर वाला के साथ है ऑटोइम्यून डिजीज वाला है तो वो उसमें ऐसा यस कैल्शियम का विटामिन डी का प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है इट्स अ गुड क्वेश्चन यू रियली आस्क्ड मैं इसमें अच्छा हुआ आपने मुझे ये बात की कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि स्पाइन इंजरीज या स्पाइन का प्रॉब्लम आ जाए और ये ऑर्थोपेडिक्स में जो आर्थराइटिस के प्रॉब्लम इनको हम बिस्फोसफोनेट्स देते हैं बिल्कुल अच्छा अब ये आई होप पीपल अंडरस्टैंड ये मेरी बात जा रही है बिल्कुल प्लीज फॉर ऑल दोस फिजिशियंस एंड क्लिनिशियंस दिस इज फॉर देम कि जब आप बिस्फोसफोनेट शुरू करें उससे पहले उनका डेंटल चेकअप जरूर कराएं क्योंकि अगर हमको दांत निकालना पड़ जाए किसी भी वक्त और अगर वो इंजेक्टेबल पे है तो वहाँ पे बिस्फोसफोनेट ब्लड फ्लो कम कर देते हैं देयर इज ऑलवेज अ चांस कि वहाँ पे उसकी नेक्रोसिस हो जाए बोन उड़ जाए ख़त्म हो जाए तो जब भी हम बिस्फोसफोनेट शुरू करें फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोन्स पेन्स एंड स्पाइनल पेन्स ये दवा है देते हैं सब देते हैं प्रोस्टेट कैंसर्स में भी देते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स में भी देते हैं कि वो कैल्शियम को रोकने के लिए बॉडी से तो उसके प्लीज पहले डेंटल चेकअप कराएं डेंटल रिव्यू करवा लें जो दांत निकालने वाले उससे पहले निकलवा लें और जो बचाने चाहिए क्योंकि उसके बाद जब हम निकालने जाते हैं ना वो हमारे लिए एक अजाब हो जाता है और बहुत डर लगता है क्योंकि उसके बाद ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द बोन हो जाती है और उसके कभी कभी हमको पूरा बोन सर्जरी करनी में हम कितना काटेंगे क्योंकि ये बोन कट नहीं सकती कटती है पूरी उड़ानी पड़ती है टू बी वेरी ऑनेस्ट इन द लास्ट 5-6 years every week I have seen one case of osteonecrosis. I don't know people are not aware हमारे clinicians aware नहीं है या हमारे doctors या हमारे patients aware नहीं है there is something wrong somewhere and और उनको मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह खैर मैंने किसी के अभी तक बहुत बड़ी सर्जरी नहीं की उसको मैंने कंजर्वेटिवली मैनेज किया अल्लाह का बड़ा एहसान है मालिक का बड़ा करम अब तक वो सही हुए हैं बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड देयर इज ऑलवेज अ डेंजर कि हमको उसकी सर्जरी पूरी करने का मतलब है कि हमको हड्डियां निकालनी पड़ेंगी सो बिफोर गोइंग फॉर बिस्फोसफोनेट्स ओपन मैसेज फॉर एवरीबॉडी एवरी क्लिनिशियन प्लीज गेट दैट पेशेंट्स डेंटल चेकअप दांत निकालने का मतलब ये है कि वहाँ ब्लड फ्लो नहीं है वो हड्डी उड़ गई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मतलब आपके अच्छा डॉक्टर साहब अगर आपको कोई आपकी बैड हैबिट भी नहीं है तो तब भी अगर आपके जॉज में या कोई ऐसी चीज आपको फील हो रही है तो आपको डेंटिस्ट के पास फौरन जाना चाहिए मेरे पास मैं आपको आपसे मैं बात करके भी बताता चलूं कि मेरे पास सबसे ज्यादा जो केसेस आजकल आते हैं यानी वन ऑफ द मोस्ट यानी जेनरिक जो हम बात करते हैं स्ट्रेस रिलेटेड जॉ पेन्स बहुत है That is very important thing. I think आपने बड़ी जबरदस्त से बताया स्ट्रेस से भी प्रॉब्लम हो सकती है एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से जो जॉ में जो पेन होता है एक तो इतना मिसडायग्नोज्ड है इतना मिसडायग्नोज्ड है कि किसी को पता नहीं होता आई डोंट नो व्हाई somehow or the other in every OPD of mine there are 7 to 10 patients मैं खुद थक गया हूँ in the last 10-15 years जब से मैं यहाँ पे 15-16 साल हो गए क्या मशवरा देते हैं ऐसे लोगों को जो स्ट्रेस के साथ आपके आते हैं कि जी यहाँ मुंह नहीं खुल रहा है यहाँ दर्द हो रहा है कुछ हो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी नींद ठीक नहीं होती तो दैट मीन्स कि दे आर अंडर डिप्रेशन और एंजाइटी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ सोचते बहुत हैं जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते
early to bed, early to sleep, early to rise. Very very important. Exercises, आपको अपनी वॉक करें, कुछ करें. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आजकल के ज़माने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है योर मोबाइल. बंदा मोबाइल देख के 2-3 बजे तक सुबह से मोबाइल ही देख रहा है, एंड उसकी रेडिएशंस आई डोंट नो, बट मेरा ये है कि मैं सब पेशेंट को, जो मेरे MFPD के यानी मायोफेशियल TMJ के प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स आते हैं एंजाइटी में, मैं सबसे पहला काम ये कहता हूँ 9 बजे के बाद मोबाइल ही देखना, घर से बाहर फेंक दो. बिल्कुल सही करते हैं, साइलेंट करके ड्रॉ में बंद कर दो. घर से बाहर फेंक दे. सही बात है, नहीं घर से बाहर मेरा कहने का मतलब ये कि इट इज टू बी सो मच स्ट्रिक्ट Yeah. विद यू एंड विद योर फैमिली, बच्चों के साथ भी, बिल्कुल बिकॉज दिस इज लिटरली हमारी सोसाइटी को, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, हमारे एडल्ट्स को तबाही की तरफ लेके जा रहा है. यानी इतना टेंशन और डिप्रेशन है कि बंदा सोचते सोचते, होता क्या है, जब बंदा सोच रहा होता है तो उसको अपने मुंह को चुबा रहा होता है. जब चुबा रहा होता है तो वो फोर्स ट्रांसमिट हो रही होती है जॉइंट्स के अंदर, और वो उसके अलावा बंदा जब भी आप पूछेंगे यार मेरे नेक में पेन्स हैं, मेरे वो, उसको किसी ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कह दिया, सर्वाइकल पेन है, उसके पता हाथों भी में नहीं पेन, होता. उसके हाथों में पेन है, वो सिंपल एंजाइटी का पेशेंट है. आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मेरे जो सामीन सुन रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. ये हमारे जॉ बोन्स के यू pain, मस्ट ये टेक 7 to 8 hours ऑफ वेरी साउंड स्लीप, sound. जिसमें कोई ख्वाब ना आए. बिल्कुल सही बात है. वेरी इंपॉर्टेंट. ये पीपल शुड अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ हेल्थी जितना सोगे, अच्छा सोगे, उतना हेल्थ अच्छी रहेगी. अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं. ये क्या होते हैं, क्या रिस्क होते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इससे भी थोड़ी बात कर लेते हैं. ये कंजेनाइटल के अंदर हमारे यहाँ कॉमनली क्लेफ्ट लिप्स हैं, क्लेफ्ट पैलेट्स हैं, ये तालू जिसे कहते हैं ना, कटा हुआ तालू, जी, कटा हुआ होंठ, बिल्कुल. और नाक, और आप कभी गायब है किसी के कान गायब है, हाँ, तो ये वो टीचर्स कॉलन सिंड्रोम है, एपर सिंड्रोम, बिल्कुल. बहुत सारी चीज़ों के सिंड्रोम के साथ भी सब मिक्स भी चीज़ें. होते हैं कि माँ हाँ जी. ने शायद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. हाँ जी, हाँ जी, ये तो ये हाँ. कॉमनली होते हैं, ये फैमिली भी होता है, हाँ, और साथ में आपने कुछ ड्रग्स ले ली हैं, कुछ ऐसी कुछ काम हो गए हैं, तो बस अल्लाह ताला, ये सब चीज़ें होती हैं. तो ये इनके फिर एक प्रोटोकॉल्स हैं, और उसको फिर हमको पूरा ये चलाना पड़ता है. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर ये चीज़, जब बच्चा पैदा होता है और उसकी क्लेफ्ट लिप पैलेट है, तो विद इन फर्स्ट 3 weeks उसको ऑर्थोडोंटिक्स के पास ले जाएं और उसको नेज़ल लेबल फोल्डिंग करवा लें. तो वो जो गैप है बहुत बड़ा, वो 1/3 से भी कम हो जाएगा. सही. जब वो नेज़ल एल्वोलर मोल्डिंग फर्स्ट 3 weeks में हो जाएगी, तो वो जो भी सर्जरीज होती हैं वो बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन हो जाती हैं. फिर बाद में तालू की सर्जरी जब करना है, वो उसके अपने टाइमिंग्स हैं, जैसे डॉक्टर्स आपको बताते चले जाएं. फिर एक स्टेज आती है कि अगर नहीं करते तो वो ऊपर का मैक्सिला जो है वो छोटा रह गया या टेढ़ा रह गया, तो फिर उसकी फिर हमको सर्जरीज करनी पड़ती हैं. तो वो एक पीरियड्स हैं. फिर ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी भी होती वो है. एज के साथ साथ. हाँ, वो डिफरेंट एजेस पे डिफरेंट सर्जरीज होती हैं, बिल्कुल. एक कॉल. और इसमें फिर स्पीच थेरेपी भी बीच में आएगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये बहुत स्पीच थेरेपी तो वाकई में बहुत जरूरी है. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, जुबैदा अदीब, नॉर्थ जी. नाज़ाबाद से. सॉरी फॉर नहीं प्लीज, कमिंग. आप हमेशा अस्सलाम दोबारा वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम जी. प्रोग्राम बहुत अच्छा, मालूमाती, आप अच्छी बातें बता रहे हैं. डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर देखा है लोगों को किसी महफिल में जाएंगे या वहाँ कपड़े सब कुछ पहना, परफ्यूम बड़ा छांटा हुआ होता है, छांटते हैं परफ्यूम, लेकिन गम्स का इतना इन्फेक्शन होता है कि उनके मुंह से बदबू के भपके निकलते हैं कि बैठने को दिल नहीं चाहता. आउट ऑफ एटिकेट्स भी है. तो डॉक्टर साहब, क्या ये सिर्फ गम्स का इन्फेक्शन है या टॉन्सिलाइटिस है या पेट का कोई मर्ज है? प्लीज इसके बारे में बताइए. थैंक यू सो मच आपकी कॉल करने का. मेजॉरिटी 95% तो गम्स का प्रॉब्लम है. ये असल में वो कोई ऐसा कोई रिमाइंडर नहीं है जो मुंह में बट वो माउथ वॉशेस के साथ बंदा करता है. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमको सिर्फ दांतों की सफाई और मसूड़ों की सफाई, जिससे हम सब भागते हैं यार दांत कमजोर पड़ जाएंगे, नहीं. हर 6 महीने, आफ्टर एवरी 6 months कहते हैं, 6 महीने के बाद आपको अपनी दांतों की सफाई करानी चाहिए. ये वाहिद वो चीज़ है जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए. जो फाइबर्स होते हैं उसको रीअडेप्टेशन मिल जाती है, रीओरिएंटेशन होती है, और ज़्यादा अच्छे मजबूती के साथ आते हैं. अच्छा, वो गम्स की खराबी बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले भी मैंने कहा, डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमन है,
विटामिन डेफिशिएंसीज में भी है और बहुत सारी चीज़ें बीमारियों में भी आ जाती है. बट नॉर्मली ये है कि आपकी सफाई सही नहीं है. अच्छा, पेट की जो बीमारी से जो बड़ा हमारे यहाँ एक बड़ा कंसेप्ट है, वो उसमें सिर्फ वो सिर्फ दांतों में जो प्रॉब्लम आएगी, वो मुंह से जो प्रॉब्लम आएगी, वो उसमें उसको पेट में ठीक ठाक किस्म का दर्द हो रहा होगा. सही है. ठीक है ना. वो उन पेशेंट्स में होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स हमारे बहुत हैं, उनमें ये प्रॉब्लम भी होता है, उनमें हमारे जॉइंट का मसला भी खड़ा होता है, और वो मुंह से बदबू जो है ना बहुत वो आती है. बट इट्स अ वेरी लेट स्टेज. असल कॉमन कॉज इज योर लोकल कॉज. हमारा लोकल जो है ना, वो सबसे पहले हम उसको ट्रीट करते हैं. लोकली आप सबसे पहले अपना ठीक कराएं. तो वो इसके लिए 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो है ना, अगर आप रेगुलरली 2 तो 3 महीने बाद सफाई कराएं तो बेहतर हो जाता है. अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं ना कि दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात को. तो क्या वाकई सिर्फ 2 दफ़ा काफ़ी होता है, या हम तो दिन में बहुत दफ़ा मीठा भी खाते हैं, बहुत दफ़ा वो रात को मैं मानती हूँ ठीक है हम सोने लगते हैं तो दांत साफ करें, लेकिन क्या दिन में 2 से ज़्यादा दफ़ा भी सफाई कर सकते हैं दांतों की? आप सिर्फ ब्रश के साथ साफ कर लें. ब्रश के साथ साफ कर लें. खाना ना फंसे, खाना खाते हुए आप खाना फंस जाता है, वो उसको निकाल लें ब्रश के साथ. और अच्छा, जो टूथपिक का इस्तेमाल और फ्लॉस होता है वो फ्लॉस ठीक है, अगर आप उसको स्ट्रेट लेके ला सकते हैं. ठीक है. टूथपिक तो ज़रा अवॉइड ही करें. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि टूथपेस्ट मार्केट में बहुत सारे ब्रांड मौजूद हैं. कोई कहता है जी मसूड़ों के दर्द के लिए ये वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए ये वाला इस्तेमाल करें. तो कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए? बड़ा एक ब्रांड के बीच में एक वॉर भी है, क्या क्लोराइड कितना है इसमें, क्या नहीं है. बहुत सारे आप देखते हैं फ्लोराइड, इश्तेहारात में. जिस टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, हम्म. बस में हमें वही ले लें. अच्छा, और बच्चों के लिए क्या रिकमेंड बच्चों में भी फ्लोराइड के टूथपेस्ट आते हैं, ABC आते हैं, सिक्योर टाइप की कुछ चीज़ें हैं. एंड वो आप उसमें ही आप उसी के, ताकि फ्लोराइड जो है दैट स्ट्रेंथन्स द टूथ स्ट्रक्चर, और बहुत सारी चीज़ें हैं. ट्रांसमिक वाले भी डाल देते हैं, अब तो ये भी आ गया, तो इट्स ऑल देयर. बट बेसिकली वो आपकी सफाई रखने के लिए है. अच्छा, और ब्रश जो है वो कब चेंज करना चाहिए? ब्रश ये डिपेंड करता है, मगर ये मतलब 1 साल के बाद करें नहीं, या महीने के बाद करें? वो जब एक्चुअली उसकी जो ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो हल्का सा खुलना शुरू हो जाए, दैट कॉजेज डैमेज टू द गम्स. आई थिंक दैट वो महीना 1.5 महीने में खुल जाते हैं. खुल जाता है. अगर वो डिपेंड्स आप कितना विग्रेस, आपको विग्रेस नहीं करना, आपको सिर्फ नॉर्मल ब्रशिंग करना. और ब्रशिंग का मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कितने सेकंड ब्रश करना चाहिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट? एटलीस्ट 3 to 5 minutes. बहुत 3 ज्यादा minutes. हो गया. 3 minutes, मिनिमम 3 minutes. इतना टाइम तो लगाना चाहिए. सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है. मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मैं भी 3 मिनट ब्रश करती हूँ कि नहीं करती. But it's not the brushing, it is the method of the brushing which is very important. और बिकॉज आई मीन आप YouTube पे जाएं तो वो यकीनन आपको डिफरेंट ब्रशिंग मेथड्स हाँ, it is the method of the brushing that is important. Because हम लोग जो ब्रश करते हैं ना, पकड़ते हैं और मुंह को रगड़ देते हैं, और उस रगड़ने से ये होता है कि वो दांत घिस जाते हैं और वो सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है. आप सही कह रहे हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. अभी भी हमारे पास 5-6 मिनट है. आखिर में मैं सिर्फ ये चाहूँगी कि बेसिक चीज़ें आपके दांतों को, आपकी गम्स को हेल्दी रखने के लिए, ओरल कैंसर से बचने के लिए, आप एक ओवरऑल अगर एक समरी देना चाहें हमारे सामीन के लिए, एक ऐसा पैगाम जो मैं समझूं कि वाकई में उनको शायद समझ आ जाए कि हमने अपने मुंह का कैसा ख्याल रखना. देखिए जी, सबसे आसान तरीका ये है कि हर चीज़ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लेके मुंह में लें. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. तो सबसे पहला काम तो ये करें, जो भी मुंह में लें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लेके लें. सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप दांतों की सफाई रखें. एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि दिन में 2 से 3 दफ़ा नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ली कर लिया करें. बेहतरीन. इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है. आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा हो जाएगा, सफाई भी हो जाएगी, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. इट्स ऑल डन. हाँ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रशिंग अगर आपकी है और वो जो आपकी कहीं कैविटी लगती है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल जाके डॉक्टर को दिखाएं. डोंट वेट के थोड़ा सा आपको दर्द हो. दर्द का स्टेज बहुत आगे का स्टेज है, तो वो शुड बी. और फिर ये इन चीज़ों से प्रोवाइड करें, अवॉइड करें ये जो हम यूज़ करते हैं. इवन कोल्ड ड्रिंक्स भी, ये सब चीज़ें. मीठा होता है. कोल्ड ड्रिंक्स हम लेते हैं तो वो आपकी दांतों के इरोजन्स कर देते हैं. बहुत ज़्यादा जो पीते हैं उनके साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है. तो क्योंकि एसिडिक है, इट्स ऑल एसिडिक. सो ये सब एसिडिक चीज़ों से ज़रा प्रोवाइड करें मुंह से. ज़रा बेस्ट ये है कि नाश्ते के बाद आप ब्रशिंग करें. उससे पहले सुबह उठें तो आप सिंपल ब्रश कर लें, क्योंकि मेन एम इज़ के
آپ کا کانٹیکٹ ناشتے کے بعد آپ کا جو پی ایچ ہے وہ اس کو الکلائن میں رکھنا چاہیے. تو وہ برشنگ کے بعد پی ایچ گوز اپ تو اس کو آنے میں نیچے آنے میں وہ 5-6 گھنٹے لگتا ہے. تو آپ کا دوسرا ٹائم کھا جاتا ہے کھانے کا, تو اس کے بعد پھر ہلکا سا برش کر لیا آپ نے, ہر کھانے کے بعد کر کر لیں. تو that's it. اور کچھ نہیں. کلیاں از دا بیسٹ. آئی آلویز سے نیم گرم پانی کی کلیاں کریں اور لائف کو ذرا ایزی لیں. اسٹریس کم کریں. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ بیکاز آئی ایم لٹرلی ہر او پی ڈی میں 8 سے 10 پیشنٹس ہوتے ہیں. 15 سال سے دیکھ رہا ہوں میں, تو بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اسٹریس لائف میں ویسے ہی بہت ہو گیا, بہت زیادہ اسٹریس ہو گیا. بالکل. اور یقیناً ڈاکٹر توقیر, اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے نا وہ تو ہونا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کو سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی ویسے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتی ہوں, اگر شو بھی سن رہے ہیں, کہ زندگی کو بہت ہلکا پھلکا سا رکھیں اور اچھا کھائیں پئیں, اپنی لائف اسٹائل کو بہتر بنائیں. تو لائف اسٹائل کو اچھا ہونا چاہیے. اینڈ اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ, آئی تھنک میرا یہ ہے کہ یو شوڈ ٹیک اے گڈ سلیپ. یس, ویری امپورٹنٹ. سلیپ از ویری امپورٹنٹ. 2 ایکسرسائزز, healthy diet and a good sleep. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر توقیر. آخر میں کچھ ریڈیو کے حوالے سے, کچھ ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیسا لگا آپ کو شو ڈال کے؟ نہیں, it's a good thing. اچھا ہوا آپ نے بلایا. آپ کو بہت سی چیزیں I think I've been able to tell about, especially bisphosphonates and cancers کے بارے میں, because these are things which is I'm really ٹینشن کے بارے میں, anxieties کے بارے میں بتایا, بات ہوئی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی. آپ کا سنتا رہتا ہوں میں, کبھی وہ آپ کی جو 105 پہ کبھی تو گاڑی چلا کے گاڑی کے بعد وہ چل جاتی ہے, لگ جاتا ہے, تو اٹس ریئلی گڈ. کافی اچھا چیز ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر توقیر, آپ ہمارے شو میں آئے, اور یقیناً سامعین کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ وہ ہمارا شو اتنے شوق سے سنتے بھی ہیں. اور میں امید بھی کروں گی کہ جتنے ڈاکٹرز ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں وہ اپنا بہت قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں. آپ یقین کیجیے سامعین, یہ تمام ڈاکٹرز اپنا بہت قیمتی وقت نکال کے اپنی او پی ڈیز کو چھوڑ کے, اپنی سرجریز, اپنے آپریشنس کو ڈیلے کر کے, وہ صرف اس لیے ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں تاکہ ہم آپ تک آگاہی پہنچا سکیں. تو ان کی کہی ہوئی بات کو عمل کرنے کی کوشش کیجیے, اور یقین کیجیے یہ سب ان کے تجربات ہیں جو آپ سے شیئر کرتے ہیں یہاں پر آ کے. اور آپ کی صحت ہم سب کے لیے بھی بہت ضروری ہے, اور یقیناً آپ کے اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. زندگی میں اللہ تعالیٰ نے صحت صرف ایک ہی دفعہ, یہ جسم آپ کو ایک ہی دفعہ دی ہے. اس کا بہت خیال رکھیے. اس میں ہونے والی تمام چینجز کو محسوس کیجیے, اپنے آپ کو اگنور مت کیجیے. زندگی میں ہم پیسہ اور مختلف چیزوں کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں, لیکن اپنی صحت پہ دھیان دیجیے. اس میں ہونے والی ہر چیز کو محسوس کیجیے. جو بھی چینجز ہیں اس کو ضرور فیل کیجیے, کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اعضاء دیے نا, اس کا کوئی اسپیئر پارٹ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور کرونا وائرس کی اگر ویکسین آپ نے ابھی تک نہیں لگائی تو اس کو ضرور لگا لیجیے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک نیا ویریئنٹ بھی آ چکا ہے, لیکن اس وقت ہمارے ملک میں وہ انٹر نہیں ہوا. پریکاشنز کو برقرار رکھیے, ماسک کو پہنتے رہیے, اور رش میں مت جائیے. سماجی فاصلے کو برقرار رکھیے, اور بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے نئے ڈاکٹرز اور نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.